मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ेंगे। सिंपैथी क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है। मतलब एक का दूसरे के प्रति कोमलता का भाव जो होता है उसको हम सहानुभूति कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो गरीब आदमी है उनको देख के हमें उन पे दया आ जाती है। कोई भीख मांग रहा होता है या कोई दुखी होता है तो उसको देख के हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मतलब सामने वाले की जो भावनाएं जैसी होती है वैसी भावनाएं अपने मन में फील करना क्या होती है, सहानुभूति होती है। इसी क्वेश्चन को हम एजुकेशन से जोड़ के पढ़ेंगे कि एजुकेशन में इस चीज का क्या महत्व है। भाई एक टीचर है उसका रोल होता है, उसमें सहानुभूति किस तरीके से होनी चाहिए और स्टूडेंट में किस तरीके से होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सहानुभूति की डेफिनेशन। सहानुभूति क्या होती है। सहानुभूति शब्द का प्रयोग है वो साधारणतः उस समय किया जाता है जब हमारे हृदय में दूसरे व्यक्ति के प्रति कोमल भावना हो। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सहानुभूति को एक विशेष प्रकार का संवेग माना है, एक इमोशन माना है। मतलब खुश होना, दुखी होना, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये संवेग होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। और इसका अभिप्राय यह होता है कि दूसरे व्यक्तियों में एक प्रकार का संवेग देखकर हम भी उस संवेग का अनुभव करने लगते हैं। उदाहरण दूसरे को दुखी देखकर और दुखी और सुखी देखकर सुखी होना। तो ये हमारी क्या होती है, सहानुभूति होती है, संवेग होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सहानुभूति का अर्थ क्या होता है। दूसरे के अनुभवों की अनुभूति करना या किसी को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होना और सहानुभूति का एक रूप है। दुखी होकर किसी कोई आदमी दुखी है तो उसको देख के हम खुद दुखी हो जाते हैं, या कोई खुश है तो हम उसको देख के खुश होते हैं। तो ये क्या होती है, हमारे एक सहानुभूति का ही रूप है। जेम्स ने इसे एक प्रकार का संवेग कहा है और यह सीखी हुई प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसे सामाजिकता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा निहित है और इस सहज प्रवृत्ति से व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का विकास होता है। मतलब जो आदमी समाज में रह रहा है उसके लिए सहानुभूति का होना बहुत ही जरूरी है, तभी उसके सामाजिक रिलेशन है वो दूसरों के साथ अच्छे रहेंगे। तो सहानुभूति का अर्थ है वो अधिक स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की जो डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकुलकर ने क्या कहा था कि सहानुभूति का अर्थ है उसी प्रकार के संवेग का अनुभव करना जिस का अनुभव दूसरा व्यक्ति कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दूसरा आदमी अगर दुखी है तो हम उसको देख के क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उसी संवेग का अनुभव जिसे हम कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, संवेग होता है। इसे अकुलकर ने कहा था। उसके बाद रायबान ने क्या कहा था कि सहानुभूति का अर्थ है दूसरों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले किसी भी संवेग की हम में उत्पत्ति। मतलब सामने वाले आदमी में संवेग उत्पन्न हो रहा है और वही संवेग अगर हम में उत्पन्न हो रहा है तो दोनों के संवेग क्या हो गए, समान हो गए। और इन्हीं समान संवेगों को सहानुभूति कहा था रायबान ने। उसके बाद हम देखते हैं प्रो एंड प्रो ने क्या कहा था कि सहानुभूति एक प्रकार का संवेगात्मक प्रदर्शन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखने का और उसके सुख दुख की भावनाओं का अनुभव करने का प्रयास करता है। जैसे इन्होंने ऊपर मैंने डेफिनेशन में यही बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखना, मतलब जो खुद जैसी कंडीशन में है, जैसे खुद खुश है तो उस खुश को देखकर दूसरा क्या हो जाता है, उस खुशी को देखकर खुश होता है। तो उसी कंडीशन है जो सामने वाले की कंडीशन होती है तो उसको क्या कहा था, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, सहानुभूति कहा था। तो ये होती है सहानुभूति, मतलब सामने वाले की जैसी कंडीशन है उसको सोच के हमारी कंडीशन भी वैसी होती है। अब दुखी को देखकर हम दुखी होते हैं तो ये हमारा क्या है, ये संवेग होता है। तो इन तीनों जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने इसकी डेफिनेशंस दी। अब हम पढ़ते हैं कि सहानुभूति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सहानुभूति के प्रकार होते हैं निष्क्रिय सहानुभूति। निष्क्रिय सहानुभूति कौन सी होती है कि सामने वाले के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। भाई सामने वाला जैसे कंडीशन में है हम उसको देख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। अब जैसे किसी के घर में डेथ होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हेल्प करने की बात आती है, हाँ हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में डेथ हो गई है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ओनली हम क्या कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं, हम उसके साथ सहानुभूति जता सकते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, निष्क्रिय सहानुभूति होती है। और सक्रिय सहानुभूति क्या होती है, जिसमें हमारा कोई रोल होता है। अब जैसे कोई भिखारी है
भीख मांगने आ गया तो हम हमें उस पे दया आ जाती है, हम उसको रोटी दे देते हैं। तो ये हमारी क्या होती है कि हमारी सक्रिय अनुभूति होती है। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं निष्क्रिय सहानुभूति। इस सहानुभूति में क्रियाशीलता नहीं होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी के घर में अगर डेथ हो गई है तो वो हम क्या है, हम निष्क्रिय हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उदाहरणार्थ हम दुखी मनुष्य को देखते हैं पर उसकी सहायता नहीं कर सकते, हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, और हम उससे केवल सहानुभूति के 2-4 शब्द कह सकते हैं। इस प्रकार निष्क्रिय सहानुभूति मौखिक और कृत्रिम होती है, मतलब हम उसको सिर्फ बोल के कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, निष्क्रिय सहानुभूति होती है जिसकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, जिसको हम बोल के सहानुभूति के 2-4 वर्ड्स कह सकते हैं, तो वो क्या होती है, निष्क्रिय सहानुभूति होती है। उसके बाद सक्रिय सहानुभूति, इस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम भूखे भिखारी को देखकर द्रवित हो जाते हैं और उसे भोजन दे देते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, हमारा एक रोल हो गया, हमने एक क्रियाशीलता की है। तो ये क्या होगी, हमारी सक्रिय सहानुभूति हो गई। उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिगत सहानुभूति। व्यक्तिगत सहानुभूति क्या होती है, व्यक्तिगत सहानुभूति वो होती है जैसे कोई लेडीज है, मान लो दुखी है, तो उसको देखकर हम क्या करते हैं, हमारे मन में उसके प्रति दया की भावना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सहानुभूति कहते हैं। यह सहानुभूति एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए मुसीबत में फंसी किसी बेबस स्त्री को देखकर लगभग सभी लोग उसके प्रति क्या सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये व्यक्तिगत सहानुभूति होती है। किसी व्यक्ति को देख के हमें दया की जो भावना होती है वो। उसके बाद होती है सामूहिक सहानुभूति। तो सामूहिक सहानुभूति कौन सी होती है, जो ग्रुप में होती है। कई बार क्या हो जाती है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, मान लो कहीं पे भूकंप आ गया, तो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो बेघर हो जाते हैं, कि अपने परिवार वालों को खो देते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो सामूहिक सहानुभूति होती है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हमें एक साथ सहानुभूति होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप सिंपैथी कहते हैं, कलेक्टिव सिंपैथी कहते हैं। यह सहानुभूति एक समूह के सभी व्यक्तियों के द्वारा कम या अधिक मात्रा में किसी घटना या परिस्थिति के प्रति व्यक्त की जाती है। उदाहरणार्थ बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते समय सामूहिक सहानुभूति अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। तो वो क्या होते हैं, बाढ़ से पीड़ित है, चाहे वो भूकंप से पीड़ित है, तो वो क्या होता है, उन लोगों का एक ग्रुप होता है और पूरे ग्रुप के प्रति क्या की जाती है, सहानुभूति। या कई बार ज्यादा नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या देखती है, उनको जो खाने के पैकेट देती है, तो वो क्या होती है, वो कलेक्टिव सिंपैथी है, मतलब सभी लोगों के प्रति क्या हुआ, एक सहानुभूति की भावना हुई और सबकी हेल्प की। तो ये क्या होती है, सामूहिक सहानुभूति होती है। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ी, व्यक्तिगत सहानुभूति है, सामूहिक सहानुभूति है, ठीक है। तो ये क्या थे, सहानुभूति के टाइप्स थे। अब हम क्या पढ़ते हैं, सहानुभूति का शिक्षा में क्या महत्व है, मतलब एजुकेशन में सहानुभूति का क्या रोल है। हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने क्या पढ़ा, दूसरे की फीलिंग्स है वैसे देख के हम खुद हो जाते हैं, तो वो क्या होती है, सहानुभूति। लेकिन इसका रोल क्या होता है, एजुकेशन में इसका क्या रोल होता है, मतलब सहानुभूति है वो टीचर के लिए क्यों जरूरी है। शिक्षक में सहानुभूति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए बी.एन. झा का मत है कि वे सब शिक्षक जो कक्षा में बालकों को प्रेरणा देना चाहते हैं, अपनी सफलता के लिए मौलिक निष्क्रिय सहानुभूति की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। निष्क्रिय सहानुभूति जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिसमें हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन हम क्या सहानुभूति के 2-4 वर्ड्स बोल सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है तो उसको एनकरेज करने के लिए टीचर क्या करेगा, उसको सहानुभूति के कुछ वर्ड्स बोलेगा, पॉजिटिव वर्ड्स बोलेगा, तो वो क्या होती है, वो निष्क्रिय सहानुभूति होती है जो टीचर है वो बच्चों को देते हैं। झा के इन शब्दों से विदित हो जाता है कि शिक्षक और बालक दोनों के लिए सहानुभूति का असीम महत्व है, और यह महत्व है वो बहुमुखी स्वरूप है। जैसे मैकडूगल के अनुसार शिक्षक की सहानुभूति बालक के कार्य को शांति में बनाती है, मतलब शिक्षक है वो बच्चे से सहानुभूति रखता है, उसको प्यार से समझाता है, तो बालक क्या करते हैं, शांतिमय तरीके से सीखते हैं। उसके बाद झा ने क्या कहा था कि शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास होता है, मतलब अगर शिक्षक बच्चे से सहानुभूति रखता है, उसे ढंग से बिहेवियर करता है, तो बच्चे के संवेग क्या रहते हैं, बच्चे के संवेग स्थिर रहते हैं, जल्दी से अस्थिर नहीं होती है, जल्दी से उसको क्रोध नहीं आता है, तो उसका जो संवेगात्मक विकास है वो सहानुभूति पे डिपेंड करता है। उसके बाद थाउल्स ने क्या कहा था कि शिक्षक है वो बालक में सहानुभूति का गुण उत्पन्न करके उसको सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में
एक सामाजिक प्राणी बनाना है तो उसमें जो उसके समाज के जो लोग हैं उनके लिए फीलिंग्स क्रिएट होना बहुत जरूरी है। मतलब उसकी सोसाइटी में कोई दुखी है तो उसको दया आएगी, वो कब आएगी? जब उसमें सहानुभूति की भावना होगी। तो टीचर है जब उसको सहानुभूति करना सिखाएगा तो वो क्या होगा, उसका जो समाज के लोग हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा। उसके बाद हम देखते हैं डम्बल ने क्या कहा था, शिक्षक है वो बालकों की सहानुभूति जागृत करके उसका सहयोग प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार वह अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। मतलब जो टीचिंग प्रोसेस होती है, अगर बच्चे के प्रति सहानुभूति की भावना है तो उसकी टीचिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, सक्सेसफुल रहती है। उसके बाद रोज ने क्या कहा था कि शिक्षक के लिए सहानुभूति वह साधन है जिससे वह बालकों को एक दूसरे के निकट संपर्क में लाकर उसके सामाजिक गुण का विकास करता है। अब बच्चे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करना नहीं जानते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्या हेल्प होती है। तो अगर उसमें टीचर है वो सहानुभूति की भावना पैदा करता है तो बच्चे भी क्या होते हैं, जब दूसरा बच्चा मुसीबत में आता है तो दूसरे बच्चे उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें सामाजिक जो गुण है उनका विकास होता है। शिक्षक की सहानुभूति बालकों को शीघ्र और तन्मय होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे हैं, अब बच्चे कार्य कैसे करते हैं, धीरे कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा टीचर अगर एनकरेज करे तो उसमें क्या हो जाती है, उस कार्य में शीघ्रता आ जाती है। झा के अनुसार शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों को एक दूसरे से अपना संबंध समझने और फलस्वरूप सामाजिक समूह का सदस्य बनने में सहायता करता है। बच्चे हैं वो एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं या एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं तो वो भावनाएं उनमें विकसित करना जरूरी है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल लेता है सहानुभूति। शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों को सरलता से नियंत्रण में रखने के कारण अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, अब बच्चे से अगर शुरू से ही सहानुभूति का व्यवहार रखा जाए तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, बच्चे खुद है वो गुस्से में बात नहीं करते हैं, खुद सहानुभूति से बोलते हैं। तो ड्रमंड और मेलन्स ने क्या कहा था कि शिक्षक है वो बालकों में सहानुभूति का विकास करके उनको नैतिक कार्यों के ओर प्रवृत्त कर सकता है। मतलब अच्छे कार्य है उनकी ओर शिक्षक है वो बच्चों को क्या कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। शिक्षक बालकों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करके उनके विचारों और भावनाओं को जान सकता है, अतः वह उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब बच्चे को कौन सी समस्याएं आ रही है, अगर टीचर है वो सहानुभूति से उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहा है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उससे डरने लग जाएगा। बच्चे के मन में अगर कोई डाउट है, कोई उसको क्वेश्चन पूछना है तो वो जल्दी से नहीं पूछेगा। अगर टीचर उससे सहानुभूति से अच्छा व्यवहार करता है, शांतिपूर्ण तरीके से बोलता है तो बच्चे के मन में कोई भी डाउट होगा, वो डाउट है वो बच्चा बिना किसी संकोच के पूछ लेता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो उनकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि शिक्षक में सहानुभूति का गुण होना अनिवार्य है। मतलब बच्चा है, बच्चे को एक सामाजिक सदस्य बनाना होता है, वो किसके हाथ में होता है, वो टीचर के हाथ में होता है कि किसी की हेल्प करना है, किसी के प्रति दया की भावना रखना है तो वो कौन सिखाता है, वो टीचर सिखाता है। इसी गुण के अभाव में वह योग्यतम व्यक्ति होने पर भी अपने कार्य में असफल होगा। इसलिए रोज के अनुसार जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। मतलब जिस टीचर में सहानुभूति नहीं है उसे टीचर बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन सभी कथनों पर विचार करके यह कहा जा सकता है कि सहानुभूति का शिक्षा में महत्व निम्न प्रकार है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे में सहानुभूति है वो क्यों जरूरी है, उसको एक सामाजिक सदस्य बनाने के लिए, उसमें नैतिक भावना पैदा करने के लिए और एक दूसरे में जो सहायता की भावना है वो डेवलप करने के लिए उसमें सहानुभूति का होना बहुत आवश्यक है। तो इसके द्वारा नैतिकता या सौंदर्यात्मकता का विकास होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नैतिकता का विकास होता है वो किससे होता है, सहानुभूति से होता है। सहानुभूति अनुशासन बनाने में सहयोग देती है। मतलब अगर हम बच्चों के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं तो वो बच्चे हमारा क्या करेंगे, हमारा कहना भी मानेंगे और वो क्या करेंगे, अनुशासन में रहेंगे। शिक्षण कार्य में सफलता मिलती है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो बच्चे से सहानुभूति से व्यवहार नहीं करता है, एग्रेसिव हो जाता है तो उसकी टीचिंग क्या नहीं होती, उसकी टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होती। क्योंकि बच्चे हैं वो सामने से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो डरेंगे, उससे खुद के डाउट नहीं पूछेंगे तो वो उसका जो टीचिंग मेथड है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। बालक का संवेगात्मक विकास करने में सहानुभूति का विशेष महत्व है। संवेग मतलब गुस्सा आना, उसका खुश होना, ठीक है, दूसरों के प्रति क्रोध पैदा करना, तो ये चीजें क्या होती है, संवेग के द्वारा ये
सहानुभूति के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बालक के सामाजिक विकास में इसका विशेष योगदान है। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि बच्चा जो सामाजिक प्राणी कब बनता है, जब उसमें ये भावना पैदा होती है, सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। अगर टीचर है वो बच्चे से सहानुभूति से व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, बच्चे बिल्कुल शांत व्यवहार के हो जाएंगे, तो और सीखने में उनकी रुचि होगी। अगर हम सामने से गुस्सा करेंगे तो वो बच्चे हैं वो सीखने में रुचि नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 समाप्त होता है। तो हमने पढ़ा सहानुभूति, सहानुभूति के शिक्षा में क्या महत्व है ये मैंने आपको बताया कि बच्चे में सहानुभूति का होना क्यों जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये 44 क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। थैंक यू।